नमस्कार। क्लास 12 अकाउंटेंसी। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताया था। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 10 आपकी बुक का है। चैप्टर नंबर 10 हमने पिछली क्लास के अंदर थोड़ा सा क्लियर किया था हमारे सिलेबस को लेकर, और इस चैप्टर्स के कुछ पार्ट्स को भी समझाया था। कुछ थ्योरिकल पार्ट्स था जो हमने इसको क्लियर किया था, समझने की कोशिश भी करी थी हमने, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसकी सीमाएं क्या है, दोष क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया। आज से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और इस चैप्टर के अंदर जो पहला वर्ड लिखा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिंदी में कहते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। देखिए, यदि आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले आपको वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप वो फर्स्ट क्लास नहीं देखोगे आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिकली पता नहीं चलेगा। हमारे उस क्लास की वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। जब तक आप उस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको थोड़ा सा समझ में आना कम चांसेस है। हालांकि कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो समझ में नहीं आती है। प्रयास करना होता है, थोड़ा सा प्रयास करने के साथ साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट वर्ड इज एनालिसिस, विश्लेषण। देखो, विश्लेषण का मतलब ये होता है कि हमने जो काम किया है, देखिए विश्लेषण हमेशा काम करने के बाद किया जाता है। जो भी आपने काम किया, कैसा भी काम है, काम करने के बाद आप उसको देखोगे कि इस काम को किस तरह से करना था, क्या उसके परिणाम है, किस हद तक हम उसको पूरा कर पाए हैं। वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम उसके रिलेटेड जो काम आपने एस्टिमेट किया था, सोचा था, वो किस हद तक पूरा हुआ है, उन सारी चीजों को हमको यहाँ पे देखना है। एनालिसिस, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होता है जो काम को कंप्लीट करने के बाद उसे अप्लाई किया जाता है। उसको बाद में हम उस पर डिस्कस किया जाता है कि मान लीजिएगा आपने एक मशीन खरीदी है, आपने एक मशीनरी खरीदी है 2017 में। अब इस मशीन से जो आपको बेनिफिट होंगे, जो इस मशीन से बेनिफिट होने वाले हैं, उन बेनिफिट्स को हम एनालिसिस करते हैं कि एक साल के अंदर हमने उससे क्या क्या फायदा लिया है, हमने उसको किस हद तक यूज किया है, उन सारी चीजों को समझनी है। हमने जो मशीन खरीदी है उसका एनालिसिस करते हैं। अब हम मान लीजिएगा 2019 में एक और मशीन खरीदी आपने, दोनों का कंपेयर करोगे कि 2017 में जो काम किया था वो बेटर था, 2019 वाला मशीन है वो बेटर है। मतलब आपने जो भी डिसीजन लेते हैं उन डिसीजंस का आप एक एनालिसिस करते हैं, एक उसके बारे में विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यही समझना है कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उनका एनालिसिस किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट हम समझते हैं कि वित्तीय विवरण का विश्लेषण के प्रकार। एनालिसिस करने के अलग अलग प्रकार हैं। मैं ये सारी चीजें आपको बुक से समझा रहा हूँ। आपके पास बुक होगी जो आरबीएससी की हमारी हिंदी मीडियम की जो हम बुक चला रहे हैं, जिसका पेज नंबर है 351, 351 पर पेज नंबर पे मैं ये चीजें आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखा है वित्तीय विवरण, वित्तीय विश्लेषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियली एनालिसिस। फाइनेंशियली एनालिसिस कितने प्रकार से होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला लिखा इन्होंने कि ये 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि बुक में लिखा, मैं उसी चीज को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से समझिएगा। आई होप आपके पास ये बुक होगी, और यदि नहीं है तो आप इस बुक को खरीद लीजिएगा, ले लीजिएगा, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस इसी बुक के अंदर से हमको मैनेज करना है। हम जो ये क्लास चला रहे हैं वो आरबीएससी के पर्पज से हम पढ़ा रहे हैं। हमारी जो क्लास है वो राजस्थान बोर्ड के पर्पज से है, इसी के लिए हमको यही बुक को हमको थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा। और इसी बुक के अकॉर्डिंग हमारा पेज नंबर है 351, जिस पर आपको लिखा है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियली एनालिसिस, जिसके अंदर पहला आता है बाह्य विश्लेषण, एक्सटर्नल एनालिसिस। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, एक्सटर्नल मींस कंपनी के बाहरी पक्षकार इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इन्होंने लिखा है कि वित्तीय विवरणों के बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा किए जाने वाला विश्लेषण
जिसमें वित्तीय विश्लेषक सभी अभिलेखों तक पहुंच नहीं सकता है, उसे केवल प्रकाशित विवरणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह बैंक, लेनदार, शोधकर्ता, सरकार द्वारा किया जाता है। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास में वित्तीय विवरण के उपयोगकर्ताओं के बारे में सुना था, समझा था कि इन विवरणों को कौन कौन यूज करता है, कौन कौन इन विवरणों को देखता है, जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता था बाह्य उपयोगकर्ता, एक्सटर्नल यूजर्स जिसको कहते हैं। एक्सटर्नली यूजर्स जो लोग होते हैं, जो कंपनी के बाहर वाले पक्षकार रहेंगे, तो वे व्यक्ति जो कंपनी के बाहरी पक्षकार या जब बाहरी पक्षकारों द्वारा कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है, उसे बाह्य विश्लेषण कहते हैं। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ कंपनी जो डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, देखिए कंपनी को हर साल अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश करना पड़ता है, एक प्रकार से प्रकाशित करना पड़ता है। कई कंपनियां अलग अलग बुकलेट जारी करती है, कई क्या आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने हैं तो आप गूगल में जस्ट टाइप कीजिएगा कि जिस भी कंपनी का देखना है, जैसे मान लीजिए आपको रिलायंस का देखना है तो आप लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड, और जिस साल का देखना है, जैसे 2020 का देखना है, आप लिख दीजिएगा 2020, आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगी। क्योंकि हर कंपनी को पब्लिश करना कंपलसरी होता है, और जब कोई पर्सन, कंपनी के एक्सटर्नल पर्सन, कंपनी के बाहरी व्यक्ति कंपनी के पब्लिश डॉक्यूमेंट्स को लेकर उनका एनालिसिस करता है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति है ए, जो किसी कंपनी को या जिस व्यक्ति से आपने माल खरीदा है, मान लीजिए ये आपका क्रेडिटर्स है। अब मार्केट में सेम काम करने वाली 4 कंपनियां हैं, तो वो इन चारों कंपनियों का एनालिसिस करेगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, कौन सी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। तो इन फ्यूचर वो उन्हीं कंपनियों को माल देने की कोशिश करेगा जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसको तो वो पैसा वापस लेना है ना। जैसे बैंक है, बैंक किसको लोन देगी? जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, जिसकी जैसे हम नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं कि लोन किसको देना पसंद करेंगे। जैसे मैं आपको बहुत ही सामान्य एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को लोन देना चाहते हो, किसी व्यक्ति को पैसा देना चाहते हो, तो आप किसको दोगे? जिसका लिविंग स्टैंडर्ड सही है, जिसका व्यवस्थित घर बना हुआ है, घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, उसके पास एक जमीन है, मतलब अच्छा खासा रहने के लिए अच्छा खासा घर है, एक अच्छी नौकरी कर रहा है या कोई अच्छा बिजनेस चला रहा है, हम उसी को पैसा देंगे ना। क्योंकि हमें इस बात से इंश्योर होना होगा कि इन फ्यूचर उससे वो पैसा लेना भी तो है। हम उस व्यक्ति को तो नहीं देंगे ना जिसके रहने के ठिकाने नहीं है, जिसके खाने के ठिकाने नहीं है, नहीं सही ढंग से कोई बिजनेस कर रहा है, नहीं कोई धंधा है, नहीं पैसा कहीं से आ रहा है। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए 2 वक्त की रोटी भले ही कमाए, वो अलग बात है। तो हम ये कह रहे हैं कि कंपनियां भी जब लोन लेती है या कंपनी को भी कुछ पैसा लेना होता है, बैंक को लोन देती है या सरकार उस पर एनालिसिस करती है, सरकार भी तो एनालिसिस करती है कि कौन सी कंपनी से हमको टैक्स लेना है, कितना टैक्स लेना है। तो जब कोई एनालिसिस कंपनी के बाहर वाला व्यक्ति करेगा, उसे बोलते हैं बाह्य विश्लेषण। दूसरा आता है आंतरिक विश्लेषण, इंटरनल रिलेशन। जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है कि जब संस्था के प्रबंधकों द्वारा संस्था के अभिलेखों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, संस्था के प्रबंधकों द्वारा संस्था के अभिलेख का मीन्स होता है जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो एनालिसिस किया जाएगा, उसे इंटरनल एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्षैतिज, गतिशील, हॉरिजॉन्टल, डायनामिक एनालिसिस जिसको कहेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको थोड़ा समझिएगा। डायनामिक का मतलब होता है क्षैतिज विश्लेषण के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दी गई प्रत्येक मद के अंतःवर्ष तुलना की जाती है। जैसे 2016-17 की स्थायी संपत्ति की राशि को, ठीक है, इसे गतिशील भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक वर्ष की विभिन्न मदों का पिछले वर्षों की से तुलना कर उसके विभिन्न परिवर्तनों को मापा जाता है। देखिए, जो हॉरिजॉन्टल होता है, डायनामिक होता है, उसके अंदर पर्टिकुलर आइटम को एक से अधिक वर्षों के मध्य तुलना की जाती है। क्षैतिज या गतिशील विश्लेषण का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत एक संस्था या एक कंपनी के अंदर जितनी मदें हैं, अलग अलग मद का मतलब होता है आइटम, असेट्स, लायबिलिटीज, जो आइटम्स है,
उनका एनालिसिस एक से अधिक वर्षों में किया जाता है। जैसे 2016 में आपके पास फिक्स असिस्ट कितनी थी, 17 में कितनी है, 18 में कितनी है, 19 में कितनी है, 20 में कितनी है। फिर उनका जो चेंजेज आएगा, जरूरी तो है नहीं कि सब एक जैसी हो, कभी ज्यादा भी होगी कभी कम भी होगी, तो जो चेंजेज आ रहा है उसका एनालिसिस किया जाता है कि क्या कारण है चेंज आने का, क्यों बढ़ गई क्यों घट गई। आपकी बढ़ गई तो आपने कौन सी असिस्ट खरीद ली है, घटी है तो कौन सी बेची है, या कौन सा किस पर नुकसान हुआ है, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत संस्था की मदों के मध्य एक से अधिक वर्षों के बीच तुलना की जाती है। फिर आती है आपकी लंबवत, वर्टिकल जिसको बोलते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि के वित्तीय विवरण के विभिन्न अवयव के पारस्परिक संबंध का अध्ययन या उनके योग के मध्य संबंध को स्थापित किया जाता है। मतलब यहाँ पूरे स्टेटमेंट को दूसरे मतलब स्टेटमेंट से कंपेयर किया जाता है। इन दोनों के बीच एक अंतर भी दे रखे हैं पेज नंबर 352 पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट आता है अवधि। क्षैतिज विश्लेषण के अंदर आपकी इसमें 2 या अधिक अवधि के वित्तीय विवरणों के संबंध चाहिए। जो आपकी क्षैतिज है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में एक से अधिक 2 या 2 से अधिक अवधि की जो डेटा होगा तभी आप ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं। इसमें एक ही अवधि के सारे डेटा होंगे चल जाएगा। दूसरा होता है उपयोगिता। सामान्यतः काल श्रेणी के विश्लेषण के लिए उपयोगी है और यह सामान्य परिच्छेद विश्लेषण में उपयोगी है। काल श्रेणी का मतलब इसमें टाइम को ध्यान में रखते हुए इसका एनालिसिस होता है और इसमें पर्टिकुलर जो क्रॉस एनालिसिस जिसको कहते हैं, पर्टिकुलर एक दूसरे का एनालिसिस, जैसे असिस्ट का लायबिलिटी से कंपेयर कर दिया, सेल्स का प्रॉफिट से कंपेयर कर दिया, उसके अलावा आपने एक्सपेंसेस का सेल्स से कंपेयर कर रहे हो, इस प्रकार से आप क्रॉस एनालिसिस का किया जाता है। अवयव या मदे, इसमें प्रत्येक अवयव की विभिन्न अवधियों के आचरण का अध्ययन किया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल है उसमें पर आइटम को आप अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करते हो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। उसमें एक ही अवधि के विभिन्न मदों के मध्य तुलना की जाती है, एक ही टाइम में, एक ही टाइम में। जैसे आपका मान लीजिए सेल्स है, आप देखते हो प्रॉफिट का सेल्स पे कितना है, मतलब सेल्स और प्रॉफिट के बीच कंपेयर कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट के बीच कर रहे हो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बीच कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ में आप प्रॉफिट का कर रहे हो, तो ये एक दूसरे आइटम के साथ क्रॉस एनालिसिस जिसको किया जाता है। नेक्स्ट आता है तुलना। इसमें तुलना का अंग होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल में आप एक दूसरे की कंपेयर करते हो, उसमें कंपैरिजन नहीं है, तो ये थे उसके अंदर। नेक्स्ट आती है तकनीकें कि आप एनालिसिस किस किस प्रकार से कर सकते हो। टोटली आपके पास 7 तकनीक होती है। हमारे इस सिलेबस में 7 पूरी नहीं पढ़नी है, लेकिन वास्तव में होती 7 है। मैं बोल रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आता है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा आता है समानाकार वित्तीय विवरण, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा है ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। चौथा है लेखांकन अनुपात, अकाउंटिंग रेशियो। पांचवा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। छठा आता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। सातवां आता है ब्रेक इवन पॉइंट मेथड। एक बार फिर बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुलनात्मक वित्तीय विवरण। नंबर 2 कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं समानाकार वित्तीय विवरण। नंबर 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। नंबर 4 अकाउंटिंग रेशियो, लेखांकन अनुपात। 5 कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। नंबर 6 फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं कोष प्रवाह विवरण। लास्ट आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। इसमें से आपको 3 नहीं पढ़ना इस साल, आपको इसमें से 4 टेक्निक्स इस साल आपको अपने सिलेबस में कवर करनी है। जिसमें पहला आता है कॉमन साइज, कंपैरेटिव, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। इन चारों को आपको यहाँ पढ़ना है, बाकी 2 आपको और आगे जाके आप स्टडी करोगे वहां पढ़ने को मिलेगा। यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपको 4 नहीं 5 पढ़नी पड़ेगी, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस, उसके अलावा आपका रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी सीबीएसई के अंदर है,
बट आरबीएससी के अंदर नहीं दिया हुआ है। बट फिलहाल जो हम क्लासेस चला रहे हैं वो आरबीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, तो उसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, हमको यहाँ पे केवल रेशियो एनालिसिस ही करना है। समझिएगा आप लोग। सबसे पहला आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि नाम से क्लियर है, तुलनात्मक, तुलना करना, एक दूसरे के बीच कंपेयर करना, कि जैसे हम आप और मेरी मैं तुलना कर सकता हूँ। तो मैं एक टीचर हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, मैंने 12th 2009 में करी थी, आप 12th 2020 में कर रहे हो, दो तो पॉइंट सामने क्लियर है आपके सामने। तो ये कुछ कंपैरिजन किए जाते हैं जिसके अंदर किसी को बेस लिया जाता है, हम किसी को बेस लेके दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर भी यही काम करना होगा, जितने आपके पास स्टेटमेंट है उनके बीच आपको कंपैरिजन क्रिएट करना है, उनके अंदर कंपेयर करना है किसी एक को बेस लेकर। तो सबसे पहले समझते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण क्या है। हाँ, पहला ही पॉइंट लिखा है जिसका अर्थ सुनते हैं कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण की ऐसी तकनीक है जिसमें दो से अधिक वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरण एवं समूहों की मदों के मध्य परिवर्तन को सम्मिलित करते हुए एक विवरण पत्र के में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। देखो बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऐसा विवरण पत्र जिसमें दो से अधिक वर्षों के समूहों को एक उनके परिवर्तनों को लिखते, मतलब जानते हुए लिखते हुए उस विवरण पत्र को तैयार करते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसके अंदर आपके आइटम्स के बीच में क्या चेंजेस हुआ है उसको शो ऑफ करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास दो है, जिसमें पहला आता है बैलेंस शीट और दूसरा आता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, फॉर्मेट कैसे तैयार करना है। देखिए, वैसे कंपनी के बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, जिसके अंदर आपको ये दोनों स्टेटमेंट बनाए जाते थे, सिखाए जाते थे। लेकिन क्या करें, कंडीशन ऐसी हो गई हमारे सामने, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वो चैप्टर हमारे इस साल सिलेबस में से हटाया है। और हटाने का कारण आप सब जानते ही हो, कोविड-19 के कारण जो आज स्थितियां हैं, हम नहीं सारी चीजों को बयां कर सकते हैं, और मैं उस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहूंगा। मैं डायरेक्ट यही कह रहा हूँ कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने थे, आपको सीखना था, आप नहीं सीख पाए हो, तो आज हम उसको सही ढंग से सीखते हैं। पहले सबसे पहले हम बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं। एटलीस्ट बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट, देखिए आप अभी तक जो आपने बैलेंस शीट सीखी है, चाहे वो इस साल देखा हो या लास्ट ईयर आपने सीखी हो, क्योंकि इस साल भी आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी है, बैलेंस शीट बनाई है, चाहे वो चाहे वो आपने पार्टनरशिप में हो, एनपीओ में हो, जहां भी आपने बैलेंस शीट बनाई है। या बात करते हैं लास्ट ईयर की 11th क्लास की, 11th क्लास में भी आपने बैलेंस शीट बनाई थी, तो वो सारी की सारी एक सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप बिजनेस की बैलेंस शीट थी, जहां एक बैलेंस शीट के दो पार्ट होते थे, असेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, जिसको आप बनाकर पूरा करते थे। एक साइड में लायबिलिटी लिखते, एक साइड में असेट्स लिखते। लेकिन यहाँ पर भी लिखनी तो दोनों ही साइड है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल देंगे। हम यहाँ जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो कंपनी एक्ट की शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब आप सोचोगे सर ये शेड्यूल 3 क्या है, तो शेड्यूल 3 मींस आपकी जो अनुसूचित भाग 3 के अंदर आपको इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा है, और आप उस फॉर्मेट को ही फॉलो करना कंपलसरी होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार किसी को आगे पीछे नहीं कर सकते, एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को समझना होगा और उसका आपको बनाना पड़ेगा। क्या फॉर्मेट है देखिएगा आप बोर्ड पे, मैं उस फॉर्मेट को बना रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझना। हम पहले बैलेंस शीट को समझते हैं। देखिए बैलेंस शीट के अंदर आपको सबसे पहले ये काम करना है, ऊपर लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। हालांकि दो साइड यहाँ पे भी होती है असिस्टेंट लायबिलिटीज वाली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी एक साइड ही होती है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा पार्ट रहता है असेस्ट। तो पहले हम लायबिलिटी साइड को कंप्लीट करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आपका नंबर फर्स्ट लिखना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए सबसे पहला पॉइंट आएगा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस।
देखिए शेयर कैपिटल आपके पास दो है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर वो सारे रिजर्व लिए जाएंगे जो आपकी कंपनी बनाती है। अब आप सोचोगे सर कौन कौन से रिजर्व हैं? बहुत सारे रिजर्व आते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपका चैप्टर नंबर 6 भले ही इस बार सिलेबस से हट गया है, जरूरी नहीं है कि वो सिलेबस में आए नहीं आए। आप एक काम कीजिएगा, इस चैप्टर नंबर 6 को एक बार पूरा रीडिंग लगाइएगा, पूरा एक बार पढ़ना। उसके अंदर आपको ये सारी चीजें नजर आएगी कि कौन कौन से रिजर्व होते हैं, कौन कौन से सरप्लस होते हैं जो आप बैलेंस शीट में शो कर सकते हो। ये आपका काम है, एक बार आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ एक बार देखना है, आपकी जानकारी के लिए पढ़ना है। क्योंकि कई सारी ऐसी चीजें होती है जो जरूरी नहीं कि एग्जाम में आएगी तो ही पढ़ा जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आएगी तो ही पढ़ना है, नहीं है, आपको वो करना ही पड़ेगा। एक बार देखना है अपने नॉलेज के लिए। क्योंकि देखिए बेटा, जब तक आप लोग नहीं करोगे, आपको कहीं ऊपर से नॉलेज आने से रहा, कोई ऐसी आकाशवाणी भविष्यवाणी नहीं होती है कि आप बैठो और अचानक एकदम से वो बिजली कड़केगी ना आपके दिमाग में सारी चीजें घुस जाएगी, नहीं बेटा, तो आपको करना है। हकीकत यही है, किताब खोलनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं आप निकले, आप आपकी मंजिल को पाने के लिए आप निकले हो घर से, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। आप जा रहे हो, आप कहीं अटक रहे हो, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि इस चौराहे से आपको ये रास्ता पकड़ोगे तो आप आसानी से पहुंच पाओगे। हम आपको एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं, हम आप राहगीर। आप यदि आप ये सोच के कोई बैठा है कि नहीं सर जा रहे हैं, सर चल रहे हैं, हमको चलने की कहाँ आवश्यकता है, तो हमने ये जो आप रास्ता आज तय कर रहे हो, ये चीजें हमने कुछ टाइम पहले कर लिया है और हमें इस बात का थोड़ा सा तजुर्बा है कि इस रास्ते पर कैसे चला जाता है। इसलिए हम आपको आगे आगे ये चीजें बताते जा रहे हैं। आप हमारे पीछे पीछे आइए और अपनी मंजिल को प्राप्त कीजिए। तो इसी के लिए आपको इस काम को करना पड़ेगा। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है, जिसको खोलो, लेके बैठो और पूरा रीडिंग लगाओ। अब जब आप रीडिंग लगाओगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आएगी, कई ऐसे लाइन है, कई ऐसे वर्ड है जो पहली बार आपको देखने को मिलेगा। उस समय आप एक पेंसिल लीजिएगा या नोटबुक और पेन लो, उसके अंदर उन नोट्स, उन पॉइंट को लिख दो या उस पर अंडरलाइन करो, फिर हमसे बात कीजिए। आप हमें पूछिए, हम आपको उसको वापस समझा देंगे, बता देंगे कि इसका मतलब क्या होता है। बाकी करना तो एटलीस्ट आपको पड़ेगा ना। जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगा। तो काम यही है, आपको देखना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा। मैं फिर बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। उस पूरे चैप्टर को रीडिंग लगाना है। देखो कोई ऐसी चीज नहीं है जो पढ़ने से समझ में नहीं आती है। पहली बार में नहीं आएगी, दूसरी बार आ जाएगी, दूसरी बार में नहीं आएगी, तीसरी बार आ जाएगी, करना तो आपको पड़ेगा ना। फिर भी ऐसी कोई ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ही नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही, फिर हम बैठे हम आपको भेज दीजिएगा, हम आपको फिर बता देंगे, हम आपको बता देंगे ना, कोई मना नहीं है। तो समझिएगा, आपके यहाँ पे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस सारे लेना है। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास बनता है शेयर होल्डर फंड। अपना सेकंड पॉइंट आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है आपके पास में लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। long term borrowings and long term loan, long term provision services। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का मतलब होता है कि ऐसे लोन जिनका पेमेंट 1 साल बाद करना है। ऐसे जो लोन होते हैं जिनका पैसा आपको 1 साल बाद चुकाना है, उसे लॉन्ग टर्म लोन कहते हैं। और ऐसे प्रोविजंस जिसको आपने 1 साल के बाद की अवधि को पेमेंट करने के लिए किए हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कहते हैं। तो आपके नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर दो चीजें लिखी जाएगी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स एंड लॉन्ग टर्म लोन। सॉरी, लोन और बोरोविंग्स तो सेम ही होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है, मैं यहां लिख रहा हूं, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। देखिए एक चीज और मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना,
इनको बोलते हैं हेड एंड सब हेड। बैलेंस शीट के हेड होती है। देखिए ये जो चीजें हैं, नंबर फर्स्ट, टू एंड सेकंड, आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज और तीसरा है आपका करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो बैलेंस शीट के कितने भाग हैं? 3। अब मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, मेरे साथ में आप थोड़ा रिप्लाई भी कीजिएगा, समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा। Our part of balance sheet and the liability side of balance sheet is divided in 3 parts. First one is shareholder fund, second is non-current liabilities, and third is current liabilities and provisions. ये तीनों ही आपके बैलेंस शीट के हेड कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हेड। हिंदी में कहेंगे शीर्षक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आपकी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 3 हेड होते हैं। हेड के अंदर पहला हेड आता है आपका शेयर होल्डर फंड, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी और थर्ड आपका करंट लायबिलिटी। ये तीनों ही हेड होंगे और इनके अंदर जैसे ये लिखे आपने रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसके अंदर जैसे आप लिखोगे अभी कि सबसे पहला आपने लिखा ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सारे के सारे सब हेड कहलाते हैं। इनको बोलते हैं सब हेड। हेड शीर्षक, सब हेड उप शीर्षक, हिंदी में उसको बोलते हैं उप शीर्षक। ये चीजें बैलेंस शीट में फिक्स है, ये लिखना ही पड़ता है। बैलेंस शीट का जब आप फॉर्मेट समझते हो, बैलेंस शीट का जब आप फॉर्मेट बनाते हो, तो आपके बैलेंस शीट में इन चीजों को कंपल्सरी लिखना ही पड़ता है, चाहे इनसे रिलेटेड आइटम है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। ये बैलेंस शीट के फॉर्मेट में फिक्स आते हैं, आपको उसको याद करना पड़ेगा। जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हो इस फॉर्मेट में ही बनेगी, कंपनी की बैलेंस शीट की फॉर्मेट चेंज नहीं होता। तो एक बार फिर हम लायबिलिटी साइड को वापस समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहला हेड आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के 2 भाग हैं, पहला है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसके 2 भाग हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट आता है आपका करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, जिसके अंदर आएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल वगैरह। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, जो कम समय के लिए 1 साल के अंदर जो प्रोविजन बनाए जाते हैं वो, और उसके अलावा अदर करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। तो ये थे हेड एंड सब हेड ऑफ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हम आगे वाला असेस्ट साइड बनाते हैं। लायबिलिटीज के बाद हम बैलेंस शीट का असेस्ट पार्ट बनाते हैं। ये जो हमने बनाया था उसके जस्ट नीचे ही लिखना होता है। उसके लिए कोई साइड में अलग से आपको कॉलम नहीं बनाने हैं या उसके नीचे लाइन खींच के नए सिरे से नहीं बनाना, उसके जस्ट नीचे। मेरा तो क्या बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने उस सबको साफ कर लिया है। नेक्स्ट हम असेस्ट साइड तैयार करते हैं। असेस्ट में आप लिखोगे असेस्ट, जैसे वो बैलेंस शीट बनाई थी ना असेस्ट, इसमें पहला आता है नॉन करंट असेस्ट। सबसे पहले आप लिख दो नॉन करंट असेस्ट, जिसके अंदर आएगा फिक्स असेस्ट। इसके अंदर आपको सबसे पहले लिखना है फिक्स असेस्ट। फिक्स असेस्ट आपके पास 2 प्रकार की होती है, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। फिर आता आपका इन्वेस्टमेंट, इसके बाद अदर करंट असेस्ट, अदर नॉन करंट असेस्ट। देखिए असेस्ट साइड का पहला पार्ट आएगा नॉन करंट असेस्ट। नॉन करंट असेस्ट का मतलब होता है जो 1 साल के अधिक टाइम पीरियड के लिए आपके बिजनेस में लगी है, जिसमें सबसे पहले लिखा आपने फिक्स असेस्ट। फिक्स असेस्ट 2 प्रकार की होती है, टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। टेंजेबल का मतलब जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, छू सकते हो, जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, ये सारे हैं।
इंटेंजिबल जिसमें गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इस प्रकार की सारी चीजें आती हैं। फिर आपका लॉन्ग टर्म असेस्ट इन्वेस्टमेंट आएगा और अदर नॉन करंट असेट। अदर के अंदर जैसे आपके फिक्टिटियस असेस्ट आती है, जैसे पीएनएल का डेबिट बैलेंस है या कोई ऐसी जैसे एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस है जो आपको इन फ्यूचर पे करना था, इस प्रकार के जो खर्चे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाना होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका शॉर्ट टर्म असेस्ट। ये जो मैं लिख रहा हूँ उसके नीचे ही लिखा जाता है, मैं उसको यहाँ लिख कर आपको समझा रहा हूँ सर। सेकेंड पार्ट आएगा आपका करंट असेस्ट एंड एडवांस। करंट असेस्ट एंड एडवांस, जिसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एडवांस एंड अदर करंट असेस्ट। इसको आप सबसे पहले ये लिख सकते हो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। आप एडवांस हटा दीजिएगा यहाँ से, क्या लिखना चाहते हो वो सही है। देखिए सबसे पहला पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है रोकड़ और रोकड़ तुल्य। कैश का मतलब तो आप जानते ही हो, रोकड़ तुल्य का मतलब होता है कि ऐसी आइटम जिसको आप बहुत जल्द रोकड़ में बदल सकते हैं। जैसे बैंक है तो वो जल्दी मतलब विद इन 15 दिन के अंदर अंदर आप उसको कैश में बदल सकते हो, वो होता है रोकड़ तुल्य। तो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स का आपको अलग से दिखाना है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को अलग से दिखाना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाने हैं, कोई एडवांस रिसीव हुआ है तो उसको दिखाना है, और उसके अलावा बाकी बचे वो अदर करंट असेट्स के अंदर दिखाना। तो ये था आपका आप चाहो तो इसमें इन्वेंटरीज को भी खोल सकते हो, मतलब स्टॉक वाला भी। ये थे आपके असेट्स के बाद। पहले इससे पहले हमने लायबिलिटीज पार्ट समझा था, आज हमने समझा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हम अपनी अगली क्लास के अंदर एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इस फॉर्मेट को अपने नोटबुक में सही ढंग से बनाओगे। यदि आपको यहाँ से पहली कोशिश तो यहीं से करनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो मैं इसका भी लेने के लिए आपको टाइम दे देता हूँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से बैठ के पूरा फॉर्मेट बनाओगे और मुझे सेंड करोगे। एक फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, जब तक आपको ये फॉर्मेट याद नहीं है थोड़ा सा समस्या रहेगी, क्योंकि बनाना तो आखिर आपको है ना, एग्जाम में ये तो पूछा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि जब एक बार आपको फॉर्मेट समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको सिर्फ उसको लिख के भरना ही है। तो कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा और इसको पूरा कीजिएगा। अभी एक टेस्ट स्टार्ट होगा अभी 11:15 पे, 4 मिनट बाद आपकी टेस्ट की लिंक आएगी, आप उस टेस्ट को दीजिएगा। जॉइंट वेंचर से रिलेटेड टेस्ट है सर। हाँ, इससे रिलेटेड मैं इसकी जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आज डाल दूंगा, यूट्यूब के भी। जो चाहो उसको टेस्ट को दे सकते हो, समझने की कोशिश करना। फिर भी नहीं समझ में आया था बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस टेस्ट को देने की कोशिश करें। और 40 मिनट का टेस्ट है, कोशिश करना 40 मिनट में पूरा हो जाए। ठीक, धन्यवाद।